गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चरक संहिता लाइव क्लास के सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चरक सूत्र स्थान का 10th चैप्टर, जिसको हम दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है महाचतुष्पाद। इसके पहले मैंने आपको खुड्डिका चतुष्पाद पढ़ाया था, जिसका मीनिंग होता है खुड्डिका यानी संक्षिप्त में चतुष्पाद का वर्णन, और महाचतुष्पाद में हम डिटेल में चतुष्पाद का वर्णन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर को। पहला ही श्लोक है, चतुष्पाद जो होता है षोडश कला युक्त होता है। इसमें 16 कला होती, यानी कि एक में 4, तो टोटल 4 में कितनी कलाएं हो जाएंगी? 16 कला हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ से कुछ रेफरेंसेस बनते हैं श्लोका में। एक गद्य है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, परीक्ष कारणों ही कुशला भवंती। परीक्ष कारणों ही कुशला भवंती किस चैप्टर का रेफरेंस से पूछा जाता है? तो इसका एक कोड आप याद रख सकते हैं कि 10वीं की परीक्षा, 10वीं की परीक्षा आपने सकुशल पास कर ली, सकुशल पास की, तो 10वीं से हो जाएगा 10वें चैप्टर में परीक्षा वाला कोई तो भी रेफरेंस है, तो परीक्षा सकुशल यानी परीक्षाणो कुशला भवंती। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति सुख साध्य, कृच्छ साध्य, याप्य, असाध्य 4 प्रकार से रोगों की परीक्षा करने के बाद अगर चिकित्सा करने में प्रवृत्त होता है तो उसको सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके चलेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। उपयुक्त के बारे में कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, जैसे यदन आतुरण भीषण आतुरण चिकित्सा में बोला है कि जो दोषयुक्त रोगी हैं उनकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे? अदोषयुक्त औषधि से। दोषयुक्त रोगी की चिकित्सा अदोषयुक्त औषधि से करेंगे, तो दोष रहित औषधि से करना चाहिए। क्षाम की चिकित्सा अक्षाम औषधि से। क्षाम यानी होता है क्षीण व्यक्ति, तो क्षीण व्यक्ति में हम क्या करेंगे? अक्षाम यानी कि ब्रह्मण औषधि। तो क्षीण रोगियों की चिकित्सा में अक्षीण यानी कि ब्रह्मण औषधि से चिकित्सा करेंगे। और जो व्यक्ति, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्षाम की चिकित्सा, तो आपको संस्कृत से लिखना अक्षाम यानी ब्रह्मण औषधि। ठीक है, कृश और दुर्बल व्यक्ति जो है उनमें क्या करोगे? जो दुबले पतले हैं और बहुत ज्यादा वीक है, ऐसे पेशेंट में आप क्या करोगे? आप्यायन चिकित्सा करोगे। क्या करोगे? आप्यायन। आप्यायन का मतलब होता है पूरण। ठीक है, तो कृश और दुर्बल रोगी में आपको क्या करना है? आप्यायन करना है, पूरण करना यानी कि तर्पण करना चाहिए। जो स्थूल और मेदस्वी लोग हैं, स्थूल मेदस्वी में हम क्या करते हैं? अब तर्पण करते हैं, तो अब तर्पण चिकित्सा करा दो। अगर कोई व्यक्ति शीतलता से उसको रोग हुआ है तो उसको उष्ण चिकित्सा कराएंगे। अगर कोई उष्णता जन्य विकार से पीड़ित है उसमें आपको शीतल चिकित्सा करानी है। अगर कोई धातु का क्षय हुआ है, न्यून धातु में आपको पूर्ण चिकित्सा कराना है। अगर किसी की धातु अतिरिक्त है यानी धातु वृद्धि है, उसको आपको ह्रास करना है, ह्रासयाम। इस प्रकार से व्याधि के मूल के विपरीत चिकित्सा करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जिसको हम दोबारा और रटे। ठीक है, तो साध्य साध्य विभागशो ज्ञायो ज्ञान पूर्वक चिकित्सा। अगर जो व्यक्ति साध्य असाध्य के विभाग को समझकर ज्ञान पूर्वक चिकित्सा करता है, अगर ऐसा नहीं करता तो क्या होता है? उसके अर्थ का, विद्या का, यश का हानि हो जाता है। अगर वो ज्ञान पूर्वक चिकित्सा में प्रवृत्त नहीं होता है, अर्थ विद्या यश की हानि उसको प्राप्त होती है और वो मरीजों को भी संग्रह नहीं कर पाता, उसके पास पेशेंट नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है किसके संदर्भ में आया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं साध्य साध्यता। तो साध्य साध्यता कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले तो साध्य रोगों के दो भेद हैं, सुख साध्यम, साध्यम, कृच्छ साध्यम। तो साध्य दो प्रकार का है, सुख साध्य और कृच्छ साध्य, है ना। साध्य दो प्रकार का हो गया, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। फिर असाध्य जो है फिर दो प्रकार का होता है, व्याप और अनुक्रम, है ना। तो असाध्य जो हो गया, व्याप और अनुक्रम हो गया। अब फिर से साध्य के 3 भेद किए हैं, अल्पोपाय साध्य, मध्योपाय साध्य और उत्कृष्ट उपाय साध्य। मोटा मोटा देख लीजिए, यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है कि व्याधि दो प्रकार की,
साध्य और असाध्य। साध्य के दो हो गए, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। असाध्य के फिर कितने हो गए? दो, व्याप और अनुक्रम। अनुक्रम यानी प्रत्याख्य। फिर साध्य का एक और डिवीजन किया है, अल्प उपाय साध्य, मध्य उपाय साध्य और उत्कृष्ट उपाय साध्य। ठीक है, तो आज की क्लास में, हाँ, और एक और चीज आगे जाके श्लोक पढ़ेंगे, विकल्पो नात्वा साध्यानाम नियतानाम विकल्पना। यहीं पर कहीं तो भी आगे जाके एक रेफरेंस पढ़ेंगे विकल्प वाला। हाँ, यही क्या छूट गया हमारा श्लोक, कहाँ का रेफरेंस है ऐसा पूछा जाता है। तो विकल्पो नात्वा साध्यानाम नियतानाम विकल्पना, रेफरेंस कहाँ का है? 10वें चैप्टर का ही है। ऐसे मैंने आपको चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि असाध्य रोगों की चिकित्सा नहीं करना चाहिए, ऐसा रेफरेंस हमने वहां पढ़ा था। और ये भी बोला था कि 10वें में फिर से आएगा। तो 10वीं की परीक्षा हमने सकुशल पास कर ली थी, उसके अलावा हमारे पास विकल्प नहीं था ना। तो विकल्प विकल्प करके जो आया है वो 10वें चैप्टर में, कि असाध्य लोगों का कोई भी विकल्प नहीं होता। ठीक है, उनका कोई भेद नहीं होता। तो जो रोग निश्चित रूप से असाध्य होते हैं उनका कोई भेद नहीं होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। तो चलिए एक एक पढ़ना शुरू करते हैं। आज की क्लास में आपको दो पढ़ाने वाली हूँ, नेक्स्ट क्लास में दो पढ़ के कंप्लीट करेंगे। तो पहले तो कॉन्सेप्ट बना ले, सुख साध्य रोग कैसा होगा। सुख साध्य मतलब ये होगा कि वहां पे दोष का इन्वॉल्वमेंट कम हो, यानी एक दोष हो। रोग का मार्ग का इन्वॉल्वमेंट कम हो, यानी एक मार्ग से दोषों का प्रवर्तन होता हो, या एक एक मार्गत कोई रोग है। एक मार्ग मतलब क्या है? त्रिविध रोग मार्ग पढ़े ना आपने, कौन कौन से? एक तो बाह्य रोग मार्ग, मतलब जो हमारे रक्त रस आदि धातुएं हैं, शाखागत। फिर मध्यम रोग मार्ग, फिर आभ्यंतर रोग मार्ग। ये 3 रोग मार्ग होते हैं। तो एक दोष वाला हो तो जल्दी से ठीक हो जाएगा, एक मार्ग वाला हो जल्दी ठीक हो जाएगा, उपद्रव बिल्कुल ना हो, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें जो सारी कम कम हो, वो सुख साध्य में आएगा। अगर ये बढ़ता जाएगा तो ये आगे असाध्यता की ओर कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज बताइए, जैसे मेरी वातज प्रकृति है और मुझे संधिवात हो जाए, तो सेम प्रकृति है, मेरे अंदर वात दोष का प्रकोप है, और ऋतु भी कौन सी चल रही है? वर्षा ऋतु चल रही है, और मुझे वातज रोग हो जाए, तो सारी चीजें सिमिलर हो जाने पर उसको और ज्यादा एग्रेवेट करेंगी। इसका मतलब वातज व्याधि मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो सुख साध्य की कंडीशन में सारा विपरीत हो, मतलब होने वाले की प्रकृति और रोग की प्रकृति अगर अपोजिट हो, मेरी अगर वातज प्रकृति है और मुझे कफज रोग हो जाता है, तो जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के अपोज कर रही है। मतलब आप कब शामक उपाय देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी, है ना। तो जहां पर सारी चीजें समान हो वो असाध्यता की ओर जाएगा, जहां पर विपरीत हो तो वो साध्यता की ओर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? पूरा कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर हो गया है तो अभी 2 मिनट में आपको याद होने वाला है। तो हेतु पूर्व रूपाणी, रूपाणी अल्पानी। अगर किसी रोग का हेतु बहुत कम है, जैसे आपने क्या खाया था, सुबह कोई मिर्च मसाला वाली चीज खा ली थी, तो आपको अभी चेस्ट में क्या हो रहा है? बर्निंग हो रहा है। इतना ही सा कारण था तो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा कारण था तो रोग भी बहुत बड़ी देर में ठीक होगा। ठीक है, तो पूर्व रूप भी कम हो, रूप भी कम हो, तो सुख साध्य होगा। नाचा तुल्य गुणो दूष्यो ना दोषा प्रकृति भवेत, मतलब जो रोग है और रोगी है उसका दोष और दूष्य समान नहीं होना चाहिए। तो ना चातुल्य गुणों दूष्यो, दोष दूष्य एक दूसरे के समान ना हो, और दोष भी उसकी प्रकृति के विपरीत प्रकोपित हुआ हो। ठीक है, तो रोग के हेतु पूर्व रूप रूप अल्प मात्रा में हो। अभी लास्ट जो टॉपिक रहेगा, सॉरी लास्ट लेक्चर जो रहेगा 10वें चैप्टर का, उसमें मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगी। आपको 10 के 10 जवाब देने पड़ेंगे और 100% आपसे बनेगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, दोष और दूसरे समान गुण वाले ना हो, विपरीत हो तभी सुख साध्य रहेगा। एकाध समान हो गया तभी कृच्छ साध्य में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोष दूसरे समान ना हो, रोगोत्पादक दोष और रोगी की प्रकृति भी समान ना हो। ठीक है, नाचा काल गुणे तुल्यो ना देशो दुष्प्रमा, काल के गुण को भी विपरीत बताया। जैसे मैंने बोला कि वर्षा ऋतु में वातज रोग हो गया तो सीवियरिटी बढ़ जाएगी।
अगर मुझे वातज कोई रोग है तो कोई वसंत में हो जाए तो ठीक हो सकता है, पर उसका काल जो है, ऋतु जो है वो भी समान नहीं होना चाहिए। तो मूल दोष के स्वाभाविक रूप से बिगड़ने का समय ना हो, देश या चिकित्सा करने में कठिनाई उत्पन्न करने वाला ना हो। तो जहां पर भी नाचा नाचा करके आ जाए, ये भी ना हो समान, वो भी समान ना हो, तो नाचा नाचा वाला सभी सुख साध्य की कंडीशन में आएगा। समझ गए? एक और चीज, गति रेखा, रोग का मार्ग कैसा हो, एक मार्ग वाला हो। ठीक है, वही हमने 3 मार्ग पढ़े, उसमें एक एक वाला इधर, अगली कक्षा साथ में सारी चीजें दो दो हो जाएंगी, दोष भी दो, मार्ग भी दो। ठीक है, तो एक मार्ग वाला हो, नया नया हो तो जल्दी ठीक हो जाएगा। रोगस्त उपद्रव हो, पहले ना नहीं आया तो बाद में तो आ गया ना, नाचा, रोग का उपद्रव नहीं हो। ठीक है, दोषश्चय का, एक मार्ग वाला, एक दोष वाला हो, जल्दी ठीक हो जाएगा। देहा सर्व औषध क्षमा, जो हमारी देह है सारी औषधियों को लेने योग्य हो, हम सारी कल्पनाएं खा सकते हैं, है ना, सारी औषधि हमारी बॉडी के लिए अच्छी हो तो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है कि मैं ये भी नहीं खाऊंगा वो भी नहीं खाऊंगा, खाने की बात नहीं, यहाँ पे ये है कि हो सकता है डायबिटीज वाला हो और आपको कुछ ऐसी मेडिसिन दे रहा है जिसमें शुगर कंटेंट है ना, तो ऐसा उसकी बॉडी ना हो, वो सारी चीजें लेने योग्य है। और चतुष्पाद की चतुष्पाद संपन्न है, अगर सारे चतुष्पाद है, विषद द्रव उपस्थाता रोगी, है ना, तो क्या हो, गुणवान चिकित्सा के चारों पाद की उपस्थिति है तो वो रोग ठीक हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता हिंदी में पढ़ाने की जरूरत है, पढ़ा तो दिया, वैसे थोड़ा सा और पढ़ लो। तो एक गति वाला, नया नया हो, उपद्रवों से रहित, रोग की उत्पत्ति का समय दोष एक ना हो, रोगी सॉरी दोष एक हो, रोगी का शरीर सभी प्रकार की औषधियों का सेवन करने में समर्थ हो, गुणवान चिकित्सा के चारों पद अगर प्रेजेंट है तो ये रोग कैसा हो जाएगा, सुख साध हो जाएगा। तो समझ में आ गया, अच्छे से याद भी हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे और जब याद हो गया कि नहीं हो गया ये मुझे पता तभी चलेगा जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। पर कुछ अपवाद भी होते हैं, हमने तो पढ़ लिया कि सारी चीजें समान होंगी, सुख साध नहीं रहेगा, अपोजिट होगी तभी सुख साध रहेगा। पर एक अपवाद है, बहुत पूछा जाता है, ज्वरे तुल्य ऋतु दोषत्वम, ज्वर तुल्य ऋतु दोष होने पर समान होता है, सॉरी समान होने पर सुख साध्य होता है। जबकि हमने तो पढ़ा कि सारी चीजें दोष ऋतु विपरीत होंगी तो सुख साध्य होगा, पर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि पर ज्वर में ऐसा है कि अगर ऋतु और दोष समान है तो सुख साध्य होगा। जैसे बसंत में होने वाला कफत ज्वर सुख साध्य है, शरद में होने वाला पित्त ज्वर सुख साध्य, पर वर्षा में होने वाला वातज ज्वर सुख साध्य नहीं था, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग पढ़ेंगे हम, चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रमेय में अपवाद है, तुल्य दोषता, प्रमेय है तुल्य दोषता, प्रमेय में कफश प्रमेय में क्या है, दोष दूषित समान होने के कारण सुख साध्य है, स्पेशली कफश प्रमेय के लिए बोला है तुल्य दोषता। ठीक है, रक्त गुण में पुराना, तो जितना रोग पुराना होता जाएगा असाध्यता की ओर चलता जाता है, पर रक्त गुण में अपवाद है, रक्त गुण में जितना पुराना होगा उतना सुख साध्य होगा। तो ये 3 चीजें आपको याद रखना है। वर्षा वाला जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, वो मैं आपको वहीं पर समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे दोषता नहीं है, प्रमेय है तुल्य दूष्यता है, मुझे ऐसा याद है, प्रमेय है तुल्य दूष्यता, दोषता ना होके दुष्यता है। ठीक है, वो फिर वहीं से आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब आते हैं प्रच्छ साध्य। तो निमित्त पूर्व रूपाणाम, रूपाणाम मध्य में बने, जब निमित्त हेतु पूर्व रूपाणी, रूपाणी अल्प बलानी, जब अल्प बल वाला था सुख साध्य था। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अगर ये मध्य बल वाला हो जाए, हेतु भी पूर्व रूप भी, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कृच्छ साध्यता की ओर जाएगा। ठीक है, काल प्रकृति दूष्य सभी सामान्य थे, सभी कैसे थे, असामान्य थे, विपरीत थे, तो वो कैसे थे, सुख साध थे। पर इनमें से एकाद समान हो जाए तो काल प्रकृति दूषणम सामान्य अन्य तमस्य का मतलब होता है कि काल समय प्रकृति दूष्य इनमें से किसी एक की समानता हो जाए। वैसे तो सारे विपरीत थे ना, तो सुख साध्य था।
अगर इनमें से एकाध समान हो जाए तो वो कृच्छ, सारे समान हो जाए तो वो साध्य पहुंच जाएगा। ठीक है। गर्भणी वृद्ध बालाना, वैसे गर्भणी के जितने भी रोग हैं, वृद्ध के रोग हैं, बाल के रोग, उसमें कठिनाई होती है। कठिनाई मतलब कृच्छता होती है। तो गर्भणी वृद्ध बाल में अगर कोई बीमारी है तो कृच्छ साध्य में आएगा। कैसे याद किया? इन व्यक्तियों में हमको कोई भी चीज करना है, ट्रीटमेंट करना है, चिकित्सा कर्म करना है तो कठिनाई होती है, तो कृच्छ साध्य। ना अति उपद्रव पीड़िता, देखो ना अति उपद्रव का मीनिंग होता है उपद्रव हो पर ज्यादा ना। जरा पेज पलटा लीजिए, श्लोक नंबर 12 में देखिए, 12वें नंबर के श्लोक में देखिए, सुक्ताद्ध में गति रेखा नवत्तम चा रोगस्य उपद्रवो ना चा, रोग के उपद्रव हो ही ना तो सुख साध्य है, पर ज्यादा ना हो तो कृच्छ साध्य में जाएगा, हो तो पर ज्यादा ना। ठीक है। तो ना अति उपद्रव पीड़िता। फिर शस्त्र छार अग्नि कृत्यानाम मानवम कृच्छ देशम, शस्त्र छार अग्नि से अगर कोई रोग ठीक हो रहे हैं, जहां पर हमें शस्त्र छार अग्नि का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ऐसे रोग कैसे होंगे? कठिनाई से ठीक होंगे। तो बात मेरी थोड़ा सा ध्यान से समझना, किसी पेशेंट को, बाल वृद्ध को हम अगर शस्त्रों से कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उनको कठिनाई होती है, तो पूरा कोड बन गया कि शस्त्र छार अग्नि कर्म करने में भी और जो सामने वाला करवा रहा है उसको भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। तो जो रोग शस्त्र छार अग्नि क्रिया के द्वारा चिकित्सित हो वो भी। ठीक है। और क्या है? रोग पुराना हो, क्या नाम? आनवम, आनवम मतलब पुराना हो, वहां पे क्या था? नवत्वम, नया नया हो। यहाँ पे हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तभी याद रहेगा, है ना। मैं ऐसे ऐसे पढ़ा दूं तो याद करने का कोई मतलब नहीं, वो याद ही नहीं रहता है। कृच्छ देश जम, कृच्छ देश मतलब होता है मर्म आदि स्थानों में अगर रोग उत्पन्न हो गया है, जैसे मर्म स्थान पे हो गया है, कठिन देश में हो गया है। ठीक है। तो ऐसे और कृच्छ देशम यानी जांगल देश में भी हो गया है। ठीक है। तो ऐसे रूप कैसे हुए? कृच्छ साध्य। तो बात को ध्यान से सुनना, मर्म आस्थि नाम ही आ जाए ना मर्म, तो वो याप में जाएगा। पर कृच्छ देश भले ही उसका हिंदी में नाम मर्म स्थान है, मर्म स्थान जैसे कठिन देश में हो जाए, पर संस्कृत से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है, मर्म नाम से अगर आएगा संस्कृत में वो याप लगता है, अभी पढ़ाने वाली हूँ अगली क्लास में। लेकिन कृच्छ देशम आएगा तो वो कृच्छ से कृच्छ साध्य ही लगाइएगा। ठीक है। एक पथम, एक मार्ग वाला, और दो दोष, सॉरी ये चीज नहीं याद करो अभी, द्विपथम, दो मार्ग वाला दो दोष वाला। एक मार्ग एक दोष कहाँ था? सुख साध्य में। दो मार्ग दो दोष कहाँ हो गया? उसके अगले स्टेप में कृच्छ साध्य में। पर एक पथ वाला भी कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है। क्या दिया है? विद्यात एक पथम, एक मार्ग वाला रोग, और उसके साथ कंडीशन दे दी। पेज पलटा के देखो, श्लोक नंबर 12 में देखो क्या लिखा है, गति रेखा नवत्वम चा रोगस्य अनुपद्रवोचा, मतलब एक गति वाला हो, मतलब एक मार्ग वाला हो पर नया नया हो, एक मार्ग वाला पर नया नया हो तो सुख साध्य है। ठीक है। और उसका 13वें का फर्स्ट हाफ देखो, दोषस चेका समुत्पत्तो, एक दोष से उत्पन्न हो पर सारी औषध जो है देह उसको ले सकती हो। पर यहाँ पे क्या लिखा है? एक पथ वाला तो है पर ना अति पूर्ण चतुष्पदम, और 12वें 13वें श्लोक के लास्ट में क्या क्या लिखा है? चतुष्पाद संपन्न हो। यहाँ पे कंडीशन क्या दी कि एक मार्ग वाला तो है पर चतुष्पाद पूर्ण नहीं है। वहां पे कंडीशन है कि एक मार्ग वाला तो है पर चतुष्पाद सुसंपन्न है ना, तो चतुष्पाद जब कंप्लीट होगा तो सुख साध रहेगा। यहाँ पे भले ही मार्ग एक है पर चतुष्पाद तो कंप्लीट नहीं है ना, तो ये एग्जामिनर पूरा का पूरा सेंटेंस देगा, इतना नहीं दे सकता, वो गलत हो जाएगा। पूरा देगा कि चतुष्पाद कंप्लीट नहीं है, भले ही मार्ग एक है तो ये कृच्छ साध्य में जाता है। बाकी ये तो मैंने याद करा दिया, दो मार्ग वाला तो बहुत ज्यादा पुराना ना हो, ना अति कालम, द्विपथम ना अति कालम, याद रखना, क्योंकि आगे जाके हमने जो यहाँ सुख साथ से कंपेयर किया, ये वाला हम आगे जाके याप से कंपेयर करने वाले हैं कि दो पथ वाला है, दो मार्ग वाला, पर बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, है ना।
नया तो वहां पे नया था, यहाँ पे पुराना है, पर इसका मतलब होता है दो पत वाला है पर बहुत ज्यादा पुराना ना हो, तो इसमें आएगा कृच्छ साध में। और द्वि दोष वाला होता है। ठीक है, तो मैंने पढ़ा दिया है। अपेक्षा करती हूँ कि आपको चीजें याद हो गई होंगी, है ना। बाकी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। आगे जाके मैं इसको फिर से कंपेयर करके पढ़ाऊंगी, जो अगली क्लास में हम 2 और पढ़ने वाले हैं, तो आपको याद हो जाएगा। फिर भी वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको अच्छे से समझ में आया, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।